तो जदयू के लिए बड़ी समस्या तो फिलहाल ये हो गई है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वास्तविक तौर पर एक रजामंदी बनाई जाए, और वो रजामंदी तभी बन पाएगी जब एनडीए का सारा दल, जितना भी दल हैं, सभी इस बात को ठोक पीट कर कहेंगे। राजभूषण निषाद को बाहर जाना पड़ेगा, हरी सहनी का भी जो राजनीतिक कद है वो भी थोड़ा हल्का पड़ेगा, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों इस गठबंधन में हैं। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे तालमेल बना पाते हैं, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर जोड़ घटाव कहीं ना कहीं इसको इस तरह से समझिए कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो केंद्र की मंत्री की बात वो करेंगे, उनकी सीटों की डिमांड्स भी है, वो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वाले हिसाब किताब में वो बैठेंगे नहीं, ज्यादा सीटें डिजर्व करते हैं, उन्हें भी कम सीटों की चर्चा लगातार हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो बार बार कह रहे हैं कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो इतना समझ में आ जाता है कि बिहार में एनडीए एकजुट है, एनडीए के पास जितनी सीटें हैं उस हिसाब से उनके पास दल ज्यादा है, और इसी को सुलझाने में उनकी देरी हो रही है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जो खेल एहसास करा रहे हैं कि भाजपा खेल रही है, कोई जरूरी नहीं है वही खेल मुकेश सहनी भी खेल रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये समझना है कि मुकेश सहनी किस तरफ रहेंगे तो उनको फायदा होगा। देखिए, मुकेश सहनी को एनडीए में आने पर बहुत सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं, 10-12 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, 10, 12, 11, 8 इसी बीच में कहीं उनको उनकी लैंडिंग की जाएगी एनडीए में। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी बेटर सूट अपने आप को महागठबंधन में फिलहाल पा रहे हैं। जब से वो महागठबंधन में हैं तब से उनको सीटें ज्यादा मिल रही हैं, सम्मान थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा है, उनका समाज भी भले ही ट्रेडिशनली लोकसभाओं में वोट करता है मोदी जी को, लेकिन विधानसभाओं में मुकेश सहनी का कंट्रोल, एक पैसिव कंट्रोल अपने समाज के ऊपर रहता है। तो हो सकता है कि उसको भी वो लेकर थोड़ा आश्वस्त हो कि तेजस्वी के साथ रहूंगा तो डिप्टी सीएम बनने के चांसेस है, अगर सरकार बन जाते हैं तो डिप्टी सीएम तो कंफर्म हो जाएगा बिहार में। दूसरी बात, एक और जो बड़ा खेल इसमें हुआ है वो ये है कि मुकेश सहनी को दो गुट है बीजेपी में, एक चाहता है कि मुकेश सहनी आ जाए, दूसरा चाहता है कि मुकेश सहनी ना आए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पेच जबरदस्ती फंसाया गया है। अब एक गुट जो मुकेश सहनी को इस तरफ लाना चाहता है वो दरअसल हरी सहनी और राजभूषण जो निषाद हैं इन दोनों का एंटी है, और दूसरा जो है वो जो चाहता है कि नहीं आए मुकेश सहनी इस तरफ, वो इस बात का हितैषी है कि राजभूषण निषाद और मुकेश और हरी सहनी ही कहीं ना कहीं पावर में रहे और उन्हीं के हिसाब से ये गठबंधन भी चलता रहे। तो ये है फिलहाल मुकेश सहनी को लेकर भाजपा का रवैया, और मुकेश सहनी सोच रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ जाना हो तो सीटें तो ले ही, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री का भी जो कुर्सी है वो मिल जाता। तो आप समझ रहे हैं, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो राजभूषण निषाद की छुट्टी हो जाएगी, राजभूषण निषाद को बाहर जाना पड़ेगा, हरी सहनी का भी जो राजनीतिक कद है वो भी थोड़ा हल्का पड़ेगा, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों इस गठबंधन में हैं। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे तालमेल बना पाते हैं, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिर जोड़ घटाव कहीं ना कहीं इसको इस तरह से समझिए कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो केंद्र की मंत्री की बात वो करेंगे, उनकी सीटों की डिमांड्स भी है, वो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वाले हिसाब किताब में वो बैठेंगे नहीं, उन्हें भी चिराग जितनी सीटें चाहिए होंगी, और चिराग पासवान के लिए ही अभी सीट एडजस्ट करने में समस्या एनडीए में उत्पन्न हो रही है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के लिए फिलहाल बेहतर विकल्प उनके हिसाब से, उन्हें लगता है कि वो महागठबंधन में है। कई प्रत्याशी हैं उनके, मैंने आपको बताया भी था, लगभग ज्यादातर प्रत्याशी जो उनके हैं वो फिलहाल मजबूत प्रत्याशी, वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा मुकेश सहनी की पार्टी का
चाहता है कि वो चुनाव लड़े एनडीए के खिलाफ, और इसीलिए उसे महागठबंधन में तेजस्वी साथ रहना जरूरी है। वोट समीकरण भी विनिंग जो है उन सीटों पर, जो बड़ी सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी मुकेश सहनी ने ऑलमोस्ट तय कर लिए हैं, वो अब जैसे इसमें एग्जाम्पल सीट मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल सीट है छातापुर, जहां से नीरज बबलू लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। नीरज बबलू को इस सीट से बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। नीरज बबलू को यहां से चुनौती देने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था, संजीव मिश्रा। संजीव मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं। संजीव मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की एक बड़ी जनसंख्या उनके साथ हो सकती है। जिस समाज से आते हैं नीरज बबलू, वो समाज बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में नहीं है। फिर अब अगर यहाँ पर मलाह, मुसलमान और यादवों की संख्या देखेंगे तो वो भी बड़ी है। तो इसकी वजह से भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर होता नजर आता है मुकेश सहनी को महागठबंधन में, तो वो इस तरफ ही रहना चाहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो खेल है जिसे समझना होगा। मुझे लगता है जिसके चलते शायद इट इज बेटर सूटेड कि मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन वाले समीकरण में ही रह जाएं, और जो चिराग पासवान और बाकी नेताओं पर बयानबाजी है उनकी, उसका भी हम परीक्षण करते हैं। देखिए, चिराग पासवान और बाकी नेताओं को लेकर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को भी समझना जरूरी है। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा है कि 40 सीटें चिराग पासवान को मिलनी ही चाहिए। फिर वो ये कह रहे हैं कि मांझी जी को 35 तो नहीं लेकिन 25 सीटें जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भी ये मानना चाहिए कि वो ज्यादा सीटें डिजर्व करते हैं, उन्हें भी कम सीटों की चर्चा लगातार हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो बार बार कह रहे हैं कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए, और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए, और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, 2-3 मुद्दे बड़े बड़े हैं, उन मुद्दों पर ही कहीं ना कहीं वर्तमान दोनों गठबंधनों का जोड़ घटाव टिका हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे, ये है। मुकेश सहनी यदि एनडीए की तरफ आ जाते हैं तो ये तो सच है कि एनडीए का जो कॉम्बिनेशन है वो 100% विनिंग हो जाएगा। मुकेश सहनी ने अपने इस वीडियो में दावा भी किया है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि वो जीत नहीं रही इस बार का चुनाव, इसीलिए मुझे उस तरफ से तोड़कर इस तरफ लाने की तैयारी भाजपा की है। खैर, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा की मंशा क्या है, कितना भाजपा इसमें सफल हो पाएगी इस मंसूबे में, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में, और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपकी इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे, और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। इस बयान के बाद बिहार में चर्चाएं फिर से शुरू हो गई कि आखिर कैसे होगा, कैसे चलेगा ये सब कुछ। बिहार एनडीए में यदि सम्राट चौधरी को सारे जो पुराने नेता, दिग्गज नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनाने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं, तो आखिर कैसे नीतीश कुमार इस गठबंधन में सरवाइव कर पाएंगे? नीतीश तो फिर गठबंधन छोड़ देंगे। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा।
आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, भाई ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने करा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान करा, नहीं तो किसी ने ध्यान नहीं करा। भाइयों, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है कि पहली बार अगर किसी ने बीसी समाज को इस देश के अंदर सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी है। हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको मजबूत करें। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बिहार के अंदर भी हम विजय की पताका का झंडा फहराने का काम ये हम मिलकर के करेंगे। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान का भी बयान जो है वो भी मजेदार है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि निशांत ने कल कहा था कि अमित शाह अंकल बोल के गए हैं कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जदयू के लिए बड़ी समस्या तो फिलहाल ये हो गई है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वास्तविक तौर पर एक रजामंदी बनाई जाए, और वो रजामंदी तभी बन पाएगी जब एनडीए का सारा दल, जितना भी दल हैं, सभी इस बात को ठोक पीट कर कहेंगे। इसी बीच जहां एनडीए की एकजुटता की बात होती है तो चिराग पासवान निश्चित ही अपनी पहल करते हैं। पटना आते ही उन्होंने सबसे बड़ी बात यही की कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, चुनाव जीतने के बाद हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। ये बात तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट है? मुकेश सहनी ने पेच फंसा दिया। मुकेश सहनी ने ये कह दिया कि इनको चिराग को 40, मांझी जी को 25 सीटें और उसी हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को मिलनी चाहिए। लेकिन इतना आसान क्या होगा? अब इस बैठक के दौरान एक जो सबसे बड़ा कांड होने वाला है वो ये है कि मुकेश सहनी को पिछले कई बैठकों में कई बार कांग्रेस ने इग्नोर किया है कार्यक्रमों में। तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं मुकेश सहनी को इस बार भी इग्नोर कर दिया जाए। हालांकि तेजस्वी ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जो सार्वजनिक है, चीजें जो होती आई हैं उस आधार पर लगता नहीं है। दरअसल दिलीप जायसवाल के बयान के बाद ये चर्चाएं और बढ़ गई। ईद मिलन में जो एनडीए है उसके ईद मिलन में इनको बुलाया भी गया था, वहां ये नहीं पहुंचे। ये भी सच है कि चर्चा हो रही है कि इनकी मुलाकात हुई है भाजपा के दिग्गज नेताओं से। जब बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के अलग अलग दलों से मुलाकात कर रही थी तो कहा जा रहा है कि जब मुकेश सहनी से मुलाकात नहीं की कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली से पहले, तो नाराज हो गए और दिल्ली चले गए, और वहां से फिर किसी से मुलाकात हुई, फिर मुंबई गए, वहां भी भाजपा के नेता से मुलाकात हुई। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। मैं इसे सत्यापित नहीं कर पाया हूँ, इसलिए इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चर्चाएं तो हैं और बहुत विश्वस्त सूत्रों पर चर्चा हो रही है। अब रही बात कि मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे। मुकेश सहनी को जहां उनके हिसाब से उचित लगेगा वो वहीं रहेंगे। फिलहाल उनके जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए जो समीकरण बढ़िया है वो महागठबंधन में है। यानी महागठबंधन की तरफ से यदि मुकेश सहनी लड़ते हैं चुनाव, उनके प्रत्याशियों के जीतने की संभावना ज्यादा है। चाहे आप बात कर लीजिए छातापुर की, चाहे आप बात कर लीजिए सराय रंजन की, जहां से एक प्रत्याशी हैं, आपको हमने उनका इंटरव्यू भी दिखाया है। वैसे तो वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन हमें खबर मिली है कि मुकेश सहनी और उनके बीच में बातचीत, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कुणाल कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, भूमिहार समाज से आते हैं, और उन्होंने सराय रंजन से ताल ठोक दिया है इस बार विजय चौधरी के खिलाफ। विजय चौधरी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उनके बड़े सहयोगियों में से हैं, नवरत्नों में से हैं, और उनके खिलाफ ताल ठोक दिया है। और भूमिहार समाज से ही आते हैं, और पिछले कई बार से वहां पे मलाहों को लड़ाकर तेजस्वी देख चुके हैं, वहां नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये सीट वीआईपी को जाएगी। आरजेडी के टिकट पर यहाँ पर नहीं जीत पाए हैं अब तक मलाह। तो अगर मुकेश सहनी को सीट चली जाती है और मुकेश सहनी भी यहाँ से मलाह न लड़ाकर भूमिहार वर्सेस भूमिहार कराते हैं, तो छातापुर वाला समीकरण यहाँ भी हो जाएगा। फिर केसरिया से आपको हमने बताया था कि वरुण विजय जो राजपूत समाज से आते हैं उनको लड़ाने की तैयारी चल रही है। शालिनी मिश्रा के खिलाफ वरुण विजय को उतारा जाएगा। राजपूत समाज से आते हैं, वहां पर राजपूतों का वोट भी है, मलाहों का भी वोट है, यादव है, मुस्लिम है,
तो वो समीकरण वहां भी सूट कर जाता है। ऐसे 3-4 और सीटें हैं जहां पर ऐसा लगभग प्रतीत होता है कि प्रत्याशी तय है, तो वो सब महागठबंधन से ही जीत पाएंगे या लड़ पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि वो महागठबंधन तरफ रहे, ऐसा उनको लग भी रहा है। देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो शरफ मुल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।